Hello everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वॉइस, और आप जानते हो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नरेशन, वॉइस अच्छा वेटेज ये हमारा रखते हैं किसी तरह बच्चों. तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कम से कम थ्योरी यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उसको सोल्व कर पाएँ. ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आइडियाज़ मैं आपको दूंगी कि वेरियस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है. आफ्टर दैट वी विल डू प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस करेंगे कि 4 ऑप्शन जब सामने आएंगे तो 3 को एलिमिनेट करके हमें एक अपना आंसर बना देना है. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लोगे कि वॉइस होता क्या है. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, या तो सब्जेक्ट कोई काम करता है, when subject does something, और something is done, something is done by the subject, by the subject. और इस सारे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, is called voice. इस बात को हम क्या कहते हैं, voice. भाई या तो सब्जेक्ट खुद कोई काम करे या कोई काम किया जाता है. राइट आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको बोलते हो. ठीक है, जैसे कई बार आप बैठे हो, किसी ने कहा भाई कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है. अब आप क्या कहते हो बैठे बैठे, बट इलाज हो सकता है, आजकल इलाज हो सकता है. यहाँ पर आप एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. राइट आप ऐसे बोल ही नहीं रहे कि डॉक्टर इलाज कर सकता है कैंसर का. अगर आप सिंपली कह रहे हो कि डॉक्टर इलाज कर सकता है कैंसर का, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, आप इंपॉर्टेंस डॉक्टर को दे रहे हो. लेकिन सिंपली अगर आप कहो इट कैन बी क्योर्ड, कि इसका इलाज हो सकता है, यहाँ पर आप इलाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यानी कि एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. गॉट माई पॉइंट. तो यही दोनों में डिफरेंस है. जब जब लाइफ में डूअर को इंपॉर्टेंस देनी हो तो एक्टिव वॉइस लिखिए, अगर एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है तो वहां पर आप पैसिव वॉइस लिखिए. क्लियर. तो ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स. टाइप्स में हमारे 2 हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, इनका ये नाम क्यों पड़ा बच्चों, एक्टिव और पैसिव, तो वो भी आप समझ लो. एक्टिव का मतलब यहाँ पर डूअर की इंपॉर्टेंस है, डूअर इस एक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व होगा. राइट तो यहाँ पर सिंपल आप ये लिख सकते हो कि डूअर इज इंपॉर्टेंट हेयर. इस सिचुएशन में क्या होगा, डूअर इज इंपॉर्टेंट हेयर. पहली बात. यहाँ पर क्या होगा, एक्शन इज इंपॉर्टेंट हेयर, एक्शन इज इंपॉर्टेंट हेयर. इस सिचुएशन में एक्शन की इंपॉर्टेंस होगी. राइट तो यहाँ पर ये बन जाता है एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस. यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है बच्चे, वहां पर आप ये ऊपर वाली लाइन लिख सकते हो क्या, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, जब हमारा सब्जेक्ट कोई काम करता है. और सब्जेक्ट जब काम करेगा, डूअर जब हमारा काम करेगा, तो इंपॉर्टेंस भी उसी की होगी. पैसिव वॉइस में क्या होगा, समथिंग इज डन, कुछ किया जाता है, यानी कि एक्शन की इंपॉर्टेंस है, समथिंग इज डन. राइट और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन की इंपॉर्टेंट होगी. क्लियर. तो यहां तक की कहानी समझ आ रही है बच्चों. आपको जस्ट ये समझना है वॉइस नाम क्यों पड़ा, वॉइस की डेफिनेशन क्या है, या तो सब्जेक्ट कोई काम करे या कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और उसी को हम वॉइस कहते हैं. क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा डूअर की ही इंपॉर्टेंस हो, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक्शन की ही इंपॉर्टेंस हो. दोनों की इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हो. आप जनरल सा एक टर्म बोलते रहते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आप पैसिव वॉइस बोल रहे हो. राइट तो आपको इसकी पहचान सीखनी है. आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एक्टिव देगा पैसिव बनाइए, पैसिव गिवन होगा एक्टिव बनाइए. इस तरीके से ये घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है. अब हम लिखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको माइंड में रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चे वो ये है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना देंगे. ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है और पैसिव वॉइस में हम उस एक्शन को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं. तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाएगा, पैसिवली इन्वॉल्व करने के लिए. राइट तो ये हमारा पॉइंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. टेंस एंड सेंस remain
सेम। इस बात का क्या मतलब है कि जो टेंस होगा, मान लीजिए आप एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो आपको पैसिव भी प्रेजेंट टेंस का बनाना पड़ेगा। अगर उसने बात लिखी है पास्ट टेंस की तो आप पैसिव भी पास्ट टेंस का बनाएंगे। क्लियर? सिंपल लॉजिक हमारा क्या है, नरेशन के चैप्टर में हमने टेंस चेंज किया था, लेकिन वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि हम इसमें जस्ट एक्शन के मोड को चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर टेंस और सेंस, सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आपकी कोई स्टेटमेंट पोलाइटली बोली गई है तो आप वॉइस भी उसका क्या चेंज करोगे, पोलाइट फॉर्म में चेंज करोगे। अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर का भाव है तो आप उसको क्या करोगे, ऑर्डर वाले फॉर्मेट में ही चेंज करोगे, राइट। यानी कि आपको टेंस और सेंस उसका चेंज नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब या इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अभी एग्जांपल में करेंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है बच्चे वो ये है, यूज प्रेपोजिशन, यूज प्रेपोजिशन बाय बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये वो सब्जेक्ट होगा जो किससे बन के आएगा, सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे बिफोर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो आपके इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? ये सिर्फ 4 टर्म आपको पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म आने चाहिए, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है वो कौन सी है, जिसके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। तो ये हार्डली 12 से 13 ऐसी वर्ब हैं बच्चों, जिनको आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जस्ट ये पता होना चाहिए कि इसका जो थर्ड फॉर्म है, सेकेंड थर्ड सब सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो नहीं है। क्लियर बच्चों? अब हम देखो सबसे पहले एग्जाम्पल करके देखते हैं, अभी इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। जब जब हम अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कितने टाइप के टेंस बोलते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। आप सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बनाना सीखिए, पास्ट टेंस का बनाना सीखो, फ्यूचर टेंस का बनाना सीखो, क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो 12 टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल हमारे पास 12 सेंटेंसेस बनेंगे, 12 टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे टेंस के हिसाब से। तो आपको सबसे पहले उनका चेंज करना आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे काम करेंगे, उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम मिसलेनियस टाइप के करेंगे, जिसमें सारी टाइप इंक्लूड होंगी। जैसे कि अगर मॉडल दे रखा है तो कैसे बनाएंगे, इन्फिनेटिव दे है तो कैसे बनाएंगे, सब टाइप के, और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे पहले बच्चे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान भी पता होनी चाहिए। वोट और हु का रिप्लाई जो देता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, वोट और हुम का जो रिप्लाई देता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक्शन का हमेशा रिसीवर होता है, जबकि सब्जेक्ट हमेशा एक्शन का डूवर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की हमारी पहचान क्या है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, आई टीच इंग्लिश। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो कौन कौन से फॉर्मेट फॉलो करेंगे, देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश, हो गया। यहाँ पर आप आए बच्चे तो टीच हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, राइट। इंग्लिश के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, इंग्लिश इज। अब जो टीच है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोट, इंग्लिश इज टोट। और अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय मी। क्लियर? अब आप ये सोचो कि मैंने इज क्यों लगाया,
ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं बच्चे। जब आप एक्टिव वॉइस लिख रहे थे तो क्या सेंस था कि आई टीच इंग्लिश, और इस फॉर्मेट का मीनिंग है कि टीच की एक्शन को मैं करती हूं, यानी कि जो ये टीच की एक्शन है इसका डूअर कौन है, आई है, यानी कि ये एक्टिव डूअर है हमारा। ठीक है, एक्टिव डूअर है। अब सपोज करिए मैं इंग्लिश लिख करके यहां पर सीधा टीच वर्ब लिख देती तो फर्क क्या पड़ता। इसका मीनिंग ये समझा जाता कि टीच की एक्शन को कौन कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है। क्या टीच की एक्शन को इंग्लिश एक लैंग्वेज वो कर सकती है, नहीं ना, क्योंकि टीच की एक्शन को तो कौन करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग करेगा। मतलब इंग्लिश वो है जिसको पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। और ये भाव क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में बी के फॉर्म लगाने पड़ते हैं, राइट। और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्यों लगाया, वो यहां से डिसाइड हुआ बच्चे। टीच प्रेजेंट टेंस है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई, प्रेजेंट आई, इज एम आर। और क्योंकि इंग्लिश के साथ क्या यूज होगा, इज, और इसीलिए फिर मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, राइट। इंग्लिश वो चीज है जिसको पढ़ाया जा रहा है, इस एक्शन को कर कौन रहा है, बाय मी। ये आपका पैसिव फॉर्मेट हुआ। अगर आप बीच में बी का फॉर्म ना लगा करके सीधा मेन वर्ब लिखते तो गड़बड़ क्या हो जाती कि भाई इस एक्शन को कौन कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है, और सारी कहानी गलत, अर्थ का अनर्थ। ठीक है, तो आपको कैसे सीखना होगा, रटना नहीं कि ये हम बीच में बी के फॉर्म क्यों लगा रही है, ऐसे रटना नहीं है। पैसिवली इन्वॉल्व करने के लिए अपने डूअर को ऐसा हम कर रहे हैं, और क्योंकि हमें एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज वाई, यही रीजन है। ठीक है, बात समझ आई। तो अगर एक और एग्जांपल बना के देखते हैं। मान लो मैंने लिखा शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो चेंज करो, सबसे पहले ए सॉन्ग इधर आ जाएगा, ए सॉन्ग। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस से फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, इज एम आर। सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, इज। ए सॉन्ग इज, और मेन वर्ब हमेशा किस में जाएगी, थर्ड फॉर्म में, संग बाय हर। क्लियर। अब देखो मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, बीच में बी का फॉर्म है, इसका ये मतलब है कि गाने को गाया जाता है, गाना गाने के एक्शन को नहीं कर सकता। गाने के एक्शन को एक्टिव वॉइस में कौन कर रहा है, शी सिंग्स ए सॉन्ग। और ऐसे फॉर्मेट का मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है, राइट। अब अगर मान लो आपको ये देखना हो कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, आप कैसे पहचान करेंगे। तो आपकी सिंपल सी पहचान होनी चाहिए बच्चे कि बी के किसी फॉर्म के बाद बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऐसा कहीं भी आपको दिख रहा है तो ये हमारा पैसिव फॉर्मेट होगा। अब ये बी के फॉर्म क्या होते हैं, एक बार कहीं मेंशन कर लेते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। बच्चों ये वो वर्ड है बी के फॉर्म। अगर इनके जस्ट बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव वॉइस है। ये पहचान होनी चाहिए, पूरी इंग्लिश में आपकी ये पहचान है बच्चे। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चे वो आपकी लाइफ में दो काम करती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हो तो ये हमेशा दो काम कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहला ये क्या, परफेक्शन शो करती है। ठीक है, और परफेक्शन शो करती है, ये कैसे पता लगेगा हमें, हैज, हैव, हैड के साथ मिलेगी। और दूसरा एक्टिव से पैसिव फॉर्मेट में, एक्टिव से पैसिव फॉर्मेट में हम इसको यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई। और बी के फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव से पैसिव में होगा। ये आपकी पहचान है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना आई एम इंटरेस्टेड, तो एम इंटरेस्टेड ये पैसिव फॉर्मेट है। क्लियर, तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है, इसको कर लोगे ना पहचान। क्योंकि कई बार पैसिव से एक्टिव बनाना आता है, कई बार एक्टिव से पैसिव बनाना आता है, तो आपको दोनों पैटर्न की तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं बच्चों जिसमें पैसिव वॉइस का एरर फाइंडिंग पूछा जाता है, राइट। वो आपके सामने 4 सेगमेंट लिखेगा और आपको ये बताना होता है कि एरर कौन से सेगमेंट में है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, बी का अगर फॉर्म गिवन है तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि पैसिव फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ता है, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। अगर वो यहाँ पर लिख देता आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो ये गलत सेंटेंस है। कैसे करना पड़ेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बी के फॉर्म के बाद हमेशा ही हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्लियर, बी का कोई भी फॉर्म होता है बच्चे,
पूरी इंग्लिश में हम इनके आगे या तो आईएनजी लगाते हैं सीधा, या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी कब लगाते हैं? जब मुंह के बोलने के टाइम तक काम चल रहा है, ये आईएनजी फॉर्म है। जैसे आप कहोगे आई एम टीचिंग, इसका ये मतलब है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मौके पे पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग मतलब मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी कि एक्शन चल रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बी के किसी फॉर्म की, तो इसके आगे या तो हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म या हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी कब लगाएंगे? जब हमें कॉन्टिन्यूअस काम को दिखाना है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में हमें किसी एक्शन को दिखाना है, राइट। और थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं? जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बी के फॉर्म के बाद कभी हमें आईएनजी दिख रहा है, कभी हमें थर्ड फॉर्म दिख रहा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मुंह के बोलने के टाइम तक काम चल रहा है। कौन सी सिचुएशन है ये? टेक्निकली कोई एक्टिविटी इस पॉइंट पे शुरू हुई, चल रही है। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, यानी कि इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि टेंस कौन सा है? इज एम आर। तो अगर मैं बात करूं आई ने एम को लिया, तो इंग्लिश के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, यानी कि इज। अब ये देखिए बच्चे कि हमारी जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में जाएगी, यानी कि टोट लिखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने क्या कहा था, सेंस और टेंस चेंज नहीं होता। हमारा एक्टिव वॉइस में कोई एक्टिविटी चल रही है, मुंह के बोलने के टाइम तक चल रही है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो सेंस हमारा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप हिंदी में कहते हो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो अगर इसका पैसिव बनाओगे तो मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है का सेंस तो वहां पर भी है ना, क्योंकि सेंस और टेंस हम इसका कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे बना देखो, इंग्लिश इज कॉन्टिन्यूअस के लिए बी के फॉर्म के आगे हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, ठीक है। इज बीइंग टॉट, ठीक है, बाय मी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम बीइंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम सीधा यहाँ पर ये लिख देते इंग्लिश इज टीचिंग, सीधा ऐसे लिख देते, क्योंकि इज एम आर के बाद हमें आईएनजी चाहिए होगा। लेकिन इसलिए बच्चों क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने बीइंग ना लिख करके सीधा इज टीचिंग कर दिया तो इसका मीनिंग ये निकलता कि इंग्लिश पढ़ा रही है। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने की एक्शन का डूअर कौन है? आई है। तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि इंग्लिश जो है वो हमारी एक्शन का रिजल्ट है, और एक्शन का रिजल्ट ही हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? बीइंग की। आईएनजी क्यों लगाया? कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए। तो क्या आंसर बना हमारा? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई भी एक्टिविटी इस पॉइंट पे शुरू हुई, यहाँ आके खत्म हो गई, दैट इज परफेक्शन। परफेक्शन यानी कि किसी भी एक्टिविटी का पूरा हो जाना। क्लियर? अब मैं पढ़ा रही हूँ, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैं कहूंगी भाई पढ़ा दिया है, यानी कि एक्टिविटी मुंह के बोलने के टाइम तक फिनिश हो चुकी है, मेरे हाथ में रिजल्ट है, दैट इज परफेक्ट, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों? आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, हो गया। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश को इधर लेके आएंगे, इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, टेंस और सेंस चेंज नहीं करना, तो ये देखिए आई सब्जेक्ट है तो हैव है, लेकिन इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, इंग्लिश हैज। क्लियर? अब ये देखिए बच्चे, अगर मैं सीधा टॉट लिख देती यहाँ पर और आगे मैं लिख देती बाय मी, तो इसका मीनिंग क्या निकलता? हैज हैव के बाद जब टॉट है तो इसका सीधा मतलब क्या है कि इस एक्शन को करने वाला कौन है? आई है, मतलब आई इसका डूअर है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया इंग्लिश हैज टॉट, तो इसका मीनिंग होगा कि टॉट टीच करने की जो एक्शन है उसको कौन कर रहा है? इंग्लिश कर रहा है, और बिल्कुल ही ये स्टूपिडनेस होती। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, राइट, यानी कि इंग्लिश हैज। अब क्योंकि इससे पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपने क्या करा था? आईएनजी लगाया था, ऊपर वाले में हमने क्या किया था कि कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग जोड़ा था हमने, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? परफेक्शन। तो परफेक्शन कैसे शो किया जाता है? हैज हैव
हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी को याद करो, बी का थर्ड फॉर्म यानी कि बीन, तो आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर बीन। इंग्लिश हैज बीन टोट बाय मी, ये आपका आंसर होना चाहिए, इंग्लिश हैज बीन टोट बाय मी। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहाँ पर होता ही हैज टेकन टी, उसने चाय पी ली है, राइट, तो अपना इधर लेके आओ, टी हैज बीन टेकन, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक आप ये कर लोगे, और ये परफेक्ट का एग्जाम्पल था दिया है। अब आता है बच्चे हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पहचान है बच्चों हमारी? कोई एक्टिविटी पार्शियली कंप्लीट हो चुकी है और अभी चल भी रही है। पार्शियली यानी इतना कंप्लीशन इसमें आ चुका है, बाकी हमारी चल रही है। तो जितना कंप्लीशन आया उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए होगा? आईएनजी, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा पैटर्न होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, ठीक है, 10 सालों से ये एक्टिविटी चल रही है। अब ये देखिए, जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? इंग्लिश, इधर ले आओ इसको, इंग्लिश हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हैज हैव के बाद बीन चाहिए होगा। और आगे आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करके आए हैं? बीइंग लगा के आए हैं। और फिर मेन वर्ब हमारी किस में जाएगी? थर्ड फॉर्म में, टोट, ठीक है, बाय मी, मेरे द्वारा, कब से? फॉर 10 years, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली ठीक हुआ? क्योंकि इस टेंस में परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। हमारा जो वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है कि परफेक्शन के लिए बीन का लगना जरूरी है, राइट। परफेक्शन दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बीइंग चाहिए होगा। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बीइंग चाहिए होगा। और ऐसा करने से बी के 2 फॉर्म यूज हो गई, और ऐसा ग्रामर में अलाउड नहीं है। आप सेम वर्ब के 2 फॉर्म एक साथ यूज नहीं कर सकते, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए बच्चों, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 3 का बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का हमने बनाया, कॉन्टिन्यूअस हमने बनाया, परफेक्ट हमने बनाया। चौथा जो पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा करने से बी के 2 फॉर्म यूज हो जाते हैं, राइट। और सेम वर्ब के 2 फॉर्म एक साथ अलाउड नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए बीन और बीइंग की वजह से, क्योंकि बी का एक फॉर्म हमारा थर्ड फॉर्म और एक हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो इसलिए हम इसका कभी भी नहीं बना पाएंगे।